नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आइए, बड़े अंतराल के बाद में हम आज फिर से मिल रहे हैं आप लोगों से। और एक हम प्रैक्टिस सेट आपके लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए भी और आरपीएफ का जो आने वाला है कांस्टेबल का, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि अपनी तरफ से हमने क्वेश्चन तो बनाया है, लेकिन उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है जो क्वेश्चन एग्जाम में आए गए हैं, उसी से एक्सपायर होकर के बनाया गया है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन करवाने हैं और थोड़ा तेजी से आप लोग समझ लेते हैं, समझते चलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। कहा जा रहा है क्या चीज़ कि पांच संख्याएं ए बी सी डी और ई हैं का औसत दिया गया है 150 है। यदि पहले तीन संख्याएं ए बी सी का औसत 130 है, तो अंतिम दो संख्याओं डी और ई का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको लगाने के लिए देखिएगा, बहुत सारे बच्चे तो इसको बेसिक से लगाएंगे, लेकिन हम आपको बेसिक से ना बता करके इसको हम आपको बताएंगे डायरेक्ट डेविएशन से आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए, इन पांचों संख्याओं का जो औसत दिया गया है 150 है। ये पांचों संख्याओं का औसत आपको 150 ही दिया गया है। अगर इन पांचों संख्याओं का औसत आपको 150 दिया गया है और इसमें से तीन संख्याओं का जो दिया गया वो 130 दिया गया है एबीसी का, तो हमें डी और ई का ही औसत निकालना। औसत, तो डी और ई का औसत हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। डी और ई का औसत निकालने के लिए हम लोग यहाँ से तुलना करते हैं जो बेसिक लाइन होती है। यानी कि ए बी सी डी और ई का दिया गया है 150, तो 150 को आप ऐसे पूरा लिख दीजिए। पहले लिख दिया। अब इसी से हम इसकी तुलना करते हैं। आप खुद देखिएगा, अगर 150 से 130 हो जा रहा है तो इसका मतलब 20 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर यहाँ पर तीन संख्याएं हैं, हर एक संख्या 20-20 कम लेकर के जा रही है, तो जो बाकी संख्याएं होंगी उनके लिए वो 20-20 अपना छोड़ करके जाएंगे तीनों संख्याएं। जैसे अगर तीन संख्याएं अगर हम हटाते हैं एबीसी को, तो तीन संख्याएं ये हट रही हैं। इनकी तीन संख्या हटने की वजह से दो संख्या केवल बचेंगी। लेकिन तीन संख्या अगर हट रही हैं, तो वो तीनों की तीनों संख्याएं 20-20 कम कम लेकर के जा रही हैं। ठीक। इसका मतलब है 60 कम लेकर के गई। अगर वो 60 कम लेकर के जा रही हैं, तो वो 60 अपना छोड़ करके जाएंगी, जो किसके लिए रहेगा, डी और ई के लिए। अब ये दो लोग हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग दो से भाग देंगे। अगर तीन लोग होते तो तीन से भाग देते। ये होता है डायरेक्ट तरीका डेविएशन से। अब यहाँ दो से आप इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, और 30 ले जाकर के 150 में जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 180। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। अगर इसको आप बेसिक से लगाते तो कैसे लगाते, ये पांचों का योग निकालते। तो पांचों का योग जब आप निकालते तो 150 गुणा हो जाता ये पांच का, मान आ जाता 750। बता दे रहे हैं एक बार बेसिक से भी। और इसमें से ये पांच संख्याओं का हो गया। अगर हम ए बी सी का औसत की बात करते हैं, तीन संख्याओं का योग 130 दिया गया, तो उनका योग कितना हो जाता, 130 गुणा हो जाता तीन। तो कितना हो जाता, 130 में तीन का गुणा करते तो मान हो जाता हमारा 390। ठीक है। तो इनको जब आप क्या करते हैं, यहाँ से घटा लेते, डी और ई का योग आता, ये डी और ई का योग आता। जब आप घटाइएगा तो ये माना जाएगा आपका 360 आ रहा होगा। तो हमें डी और ई का जब औसत निकालना था, तो ये औसत निकालते 360 में हम दो का भाग देते, तो हमारा आंसर फिर से आ जाता 180। ठीक है ना। तो ये होता है फिलहाल बेसिक। बेसिक आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, फिर नहीं लगाना, आपको लगाना डेविएशन से। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, देखिएगा। ये आपके सामने एक रेशियो का क्वेश्चन है, जिसे पैसे को बांटना होता है। ठीक है। देखेंगे कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन। इसको लगाने का तरीका क्या है, जरा समझेंगे। ये 2/3 दिया गया है, 3/5 है और 5/6 है। सबसे पहले तो ये जो बटे में रेशियो दिया गया है, इस बटे को हम हटाते हैं। ठीक है ना। कैसे भाई हटेगा, तो नीचे वाला जो मान दिया जाता है उनका हम ले लेते हैं एलसीएम। यानी कि 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 3, 5 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, वह हो जाती है 30। इनका एलसीएम आपको डायरेक्ट आना चाहिए। 3, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। तो उसी 30 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। तो ये तीनों जो राशियां हो जाएंगी, 30 से जब आप गुणा कराएंगे, 2/3 में 30 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से इसको काट रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। पहला रेशियो हमारा बनेगा 10, पहला रेशियो। और दूसरा बन जाएगा एबीसी है, तीन लोगों में बांटा गया एबीसी है ना, ए है, बी है और सी है। ए का हो जाएगा 10,
बी का निकालेंगे 3/5 में 30 का गुणा कराएंगे, 5 से काटेंगे 6, 6 त्रिका हो जाएगा 18। ठीक। अब देखिएगा सी का निकाल रहे होंगे, 5/6 से 30 में गुणा कराएंगे तो 6 से कटेगा 5 बार में, 5 से 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25। एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे आया हुआ है। 2/3 से 30 में गुणा कराएंगे, 3 से हमने 30 को काटा, आ गया मान 10, 10 से 2 में गुणा कराएंगे वैल्यू आएगा 20, ये 20 आएगा, गलती हो गया सॉरी। यहाँ देखेंगे 3/5 से हम 30 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट लेंगे 6, 6 से 3 में गुणा कराएंगे वैल्यू हो जाएगा 18। 5/6 से 30 में गुणा कराएंगे, 6 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से 5 में गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, पहले उसको चीज को ध्यान दिया करिए। ए और सी का हमसे पूछा है अंतर। अगर हमसे ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी के हिस्सों का अंतर पूछ रखा है, तो हमें ए और सी का अंतर निकालना है। ए और सी का अंतर कितना आ रहा है जरा बताइएगा, 5 रेशियो आ रहा है। तो हम यहाँ से ना ए और सी का हम अंतर निकाल रहे होंगे, कितना आ जाएगा, रेशियो में तो हमारा आएगा 5 का, लेकिन आउट ऑफ टोटल में से टोटल है कितना, 20 और 25 45, 45 और 18 हो जाएगा 63 में से। और कितनी राशियां टोटल थी, कितने रुपए को बांटना था, तो 14,175 रुपए को बांटना था। अब इसी 63 से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे होंगे। सिंप्लीफाई कैसे होगा देखिएगा, जरा देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई हो रहा होगा। इसको 63 से काट देंगे, 63 से काटिएगा, 63 से ना काट पाते हैं आप तो छोटी छोटी संख्याओं से काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा, 7 से इसको काटेंगे 7 दूना 14, बचेगा एक शून्य बढ़ाएंगे, 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा 3 5 7 बचे हो जाएगा 35। 9 से काट देंगे तो 9 दूना हो जाएगा 18, बचेगा कितना, 2 2, 9 दूना हो जाएगा 18, बचेगा 4 5, 9 बचे हो जाएगा 45। 225 से 5 में गुणा करा रहे होंगे तो मान हमारा आ जाएगा 1125 रुपया आ जाएगा। ए और सी के बीच का डिफरेंस है जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये सी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन, फिलहाल ये देखिएगा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से 2 गुना समय में करता है। यक्स किसी कार्य को करने में वाई से 2 गुना समय में करता है, समय की बात कहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। दो लोग हैं, यक्स है और वाई है, यक्स और वाई है, इनके अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की बात, तो कह रहा है यक्स को अगर 2 समय लगता है तो वाई को 1 समय लगता है, यही बोला है। यक्स किसी कार्य को पूरा करने में, देखिए पढ़ा करिए, यक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से 2 गुना समय में करता है, यानी कि वाई को जो भी समय लगा होगा उससे दुगुना समय लग रहा है यक्स को। वाई को अगर 1 लगा होगा तो यक्स को लगा होगा 2, उसका 2 गुना समय है। ये तो समय की बात आ रही है। अगर हम इनकी इफिशियंसी की रेशियो की बात करते हैं, तो जो इनके टाइम का रेशियो होता है, जो इनके टाइम का रेशियो है, इनके समय का रेशियो है, वह जस्ट आपका पलट जाएगा, इफिशियंसी का इनके रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, उसका उल्टा होता है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनिएगा इसके आगे, आगे कह रहा है क्या चीज, आगे पढ़ेंगे। कह रहा तथा जेड का 1/3 काम करता है उतने ही समय में, यानी कि जितने समय में यहां पर हो रहा था उतने ही समय की बात कर रहा है, लेकिन जेड का 1/3 काम करता कौन, यक्स, यानी कि यक्स ही है ना, वह क्या कर रहा है, जेड का 1/3 काम करता है। अगर हम जेड के 1/3 काम की बात करते हैं तो इसकी इफिशियंसी डायरेक्ट दे रखा है, क्या दिया गया है, देखेंगे। इसकी इफिशियंसी की हम अगर बात करते हैं तो इफिशियंसी ये दिया गया है कि यक्स जो काम करता है जेड का 1/3 काम करता है। इसका मतलब अगर ये 3 काम करता है तो यक्स वाला 1 काम करता है। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, इनकी कैपेसिटी का रेशियो है, ठीक है ना, इसकी क्षमता का रेशियो है। जरा बताइएगा अगर हम यक्स वाई और जेड इन तीनों की बात करते हैं, अगर हम आपसे यक्स वाई और जेड इन तीनों की बात करते हैं इफिशियंसी का एक साथ मिलाइए, तो जरा बताइएगा यक्स का इफिशियंसी यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यक्स वाले को मर्ज करेंगे ना, यक्स वाला दोनों में अगर आ रहा सीढ़ी का काम कर रहा है, दोनों से बराबर कर दीजिए, यक्स की जगह पे आ जाएगा 1। अगर यक्स का मान 1 है तो वाई का मान इसका दुगुना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर यक्स का मान 1 है तो ये जेड का 1/3 है, इसका मतलब जेड का मान 3 रहा होगा।
समझ में आया? ये इफिशियंसी हो गई। हमसे किसका मान पूछा है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये मान दिया गया बी नहीं रहेगा, यहाँ पर ये बाई मिस्टेक आ गया है। ये बी की जगह पर आपका यहाँ पर रहेगा वाई। ये वाई की वैल्यू पूछ रखा है। अगर हमसे इस y की वैल्यू पूछा गया है, इस y की वैल्यू पूछा है, तो y का मान आप भी निकालिए, y का मान निकालेंगे। लेकिन टोटल काम कितना हुआ? 3 2 5 1 हो जाएगा, 6 काम टोटल हुआ। और तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर रहे थे? 12 दिन में कर रहे थे। तीनों मिल करके अगर 12 दिन में कर रहे थे, तीनों मिल करके एक दिन में काम कितना करते हैं? 3 2 5 1 6 काम करते हैं एक दिन में। तो 12 काम 12 दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। यानी कि ये 12 दिन का उनका काम है। तीनों का मिला करके 12 दिन का काम कितना हुआ टोटल? 6 गुणा हो जाएगा 12, ये टोटल काम है। इसमें क्या करेंगे? y का मान हमें जब निकालना है तो y की कैपेसिटी है 2 की। अगर ये y की कैपेसिटी 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा? 2 से आप काट दीजिएगा 3, और 12 से 3 में गुणा कराएंगे तो 12 तिया हो जाएगा, 36 दिन लगेगा y को अकेले उस काम को पूरा करने में। तो यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये हमारा आंसर आएगा 36। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। आप लोग भी आंसर बताते रहिएगा, ठीक है, और शेयर और कर दीजिएगा, है ना, अपने हित मित्र दोस्तों को, सभी को। अब ध्यान से देखिएगा। एक लड़का कह रहा है, अगला क्वेश्चन, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कोचिंग जाता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके घर से उसके कोचिंग की दूरी ज्ञात कीजिए। यही मान आपको निकालना है। तो ये मान देखिएगा, इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, हम आपको इसे एक बार लिख दे रहे हैं। आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके सामने आया हुआ है। क्या होता है इसका डायरेक्ट एक शॉर्टकट होता है, डिस्टेंस का एक शॉर्टकट होता है। डिस्टेंस निकालते हैं यानी कि दूरी, बराबर क्या होता है? उसके चालों का गुणनफल, यानी कि उसके चालों का गुणनफल, और बटा करके हो जाता है नीचे उसके चालों का अंतर, और बाहर से गुणे हो जाता है ये समय अंतराल। चालों का गुणनफल, दोनों चालें हो गई, यस वन यस टू, दो चालें हैं, बटा हो जाएगा चालों का अंतर, उन दोनों का अंतर लेना है, घटाना नहीं है, अंतर लेना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटाना है, और बाहर से गुणे हो जाएगा समयों का अंतर। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी लगा सकते हैं। देखिएगा, एक चीज ध्यान रखेंगे कैसे लगेगा, कहाँ गलती करेंगे हम आपको बता रहे हैं भाई। पहले तो आप जरा बताइएगा पहली चाल कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे पहली चाल हमारी हो जाएगी 12। यस टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 15। यानी कि यस वन और यस टू का मान आ गया, एक तो हो जाएगा 12 और दूसरा हो गया हमारा ये 15। यस वन और यस टू आ गया। फिर इन दोनों का अंतर लेना है, तो 12 और 15 का अंतर कितना आएगा? तो 12 में से 15 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, और बाहर से गुणे हो जाएगा समय अंतराल। यही ध्यान देना होता है इसमें। कह रहा है एक बार 15 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो और फिर अगले दिन वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जब जाता, तब भी वो 5 मिनट की देरी से, दोनों बार देरी देरी आ रहा है। अगर ये दोनों बार देरी देरी आ रहा है, अगर ये दोनों बार देरी देरी से आ रहा है, तो आपको करना क्या होता है? इन दोनों को आपस में घटा देना है। अगर एक देरी से कहता है और एक कहता है पहले पहुंचता है, तो आपको दोनों को फिर ऐड करना होता है। यहां पर दोनों देरी देरी से, यानी कि सेम अगर है, तो आप क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में घटा देंगे। 15 में से 5 घट जाएगा तो मान आएगा ये 10 मिनट। ये मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग पड़ेगा। हमेशा ये मान घंटे में होना चाहिए, मिनट में आपको दिया जाएगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, इस वजह से। और जो भी हमारा यहाँ से आंसर आएगा, वो हमारा आंसर आएगा वह किलोमीटर में आएगा। 3 से काटेंगे इसको 4 बार में। अब देखिएगा 4 और 15 का गुणा कराएंगे, 15 और 4 का गुणा कराएंगे, 15 चौके हो जाएगा 60 से 60 पूरा कट जाएगा, बराबर हमारा आंसर आएगा 10 किलोमीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम बोलते हैं, केवल सलूशन भर मत देखा करिएगा, जो हमने बोला है उसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। दो संख्याएं x और y इस प्रकार से हैं कि x के 3% और y के 2% का योग x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे आप भी कर दीजिए। जरा देखिए, x का 3% लेना है, तो x का 3% ले लीजिए। x गुणा हो जाएगा 3%,
फिर कह रहा प्लस करके y का कहा है 2% का योग, y का 2% ले लेंगे। इन दोनों का कह रहा है योग, कह रहा किसके बराबर है, x के 2%, x के 2%, y के 6%, x का 2%, y के 6% का जो मान आएगा, योग आएगा का 2/3, इसके योग का 2/3 है, इसके योग का 2/3। बस देखिएगा हर जगह परसेंटेज है, परसेंटेज तो हम हटा सकते हैं, परसेंटेज हर जगह से हट जाएगा, परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, परसेंटेज कॉमन लेकर के हम काट सकते हैं, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या यहाँ से हो जाएगा आपका 3x और प्लस जाएगा ये 2y, बराबर जाएगा यहाँ 2/3 से अंदर गुणा करा लीजिए। 2/3 से अगर अंदर गुणा कराते हैं तो मान क्या हो जाएगा जरा देखेंगे, या तो 3 से ही गुणा कर दीजिए, ये 3 को गुणा ना इधर कर दीजिए, 3 का गुणा इधर कर दीजिए और 2 से गुणा अंदर कर दीजिए, 2 दुना हो जाएगा 4x प्लस 2 से गुणा कराएंगे तो 6 दुना हो जाएगा 12y, 3 से गुणा कराएंगे 3 त्रिका हो जाएगा ये 9x प्लस हो जाएगा 3 दुना हो जाएगा 6y बराबर हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 12y। इतना आपको लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये कैलकुलेशन है आपको जो दिया गया है, यह एक समीकरण बन रहा है। तो x को एक साइड में करिए, y को एक साइड में, x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 5x और 6 को उधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 6y, यानी कि मान हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 6y, यानी कि x और y का जो हमारा रेशियो बनेगा वो आ जाएगा 6/5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है x के 3 गुने और y के 2 गुने का अनुपात। x का 6 के अनुपात में रेशियो है, इसका कहा है 3 गुना, तो आप भी 3 गुना कर दीजिए, x का 3 गुना हो गया। अब कहा है y के 2 गुने का अनुपात, तो y का मान है कितना, 5 है, 5 का आपको लेना है 2 गुना, बस इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। देखेंगे 2 से कट रहा होगा, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, 3 त्रिका हो जाएगा 9 अनुपाते हो जाएगा 5, आपका यही हो जाएगा आंसर। तो 9 अनुपाते 5 हमारा किस ऑप्शन में आंसर है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 17,925 रुपए और 7 वर्षों में 21,825 रुपए हो जाती है। जरा हमें बताइएगा, अगर 3 वर्ष में हमारा ये राशि प्राप्त होता है और 7 वर्ष में हमें ये राशि प्राप्त होता है, तो बीच में अंतर कितने का आया, 4 वर्ष का, यानी कि 4 वर्ष में हमें एक्स्ट्रा कितने पैसे मिले, 4 वर्ष में हमें एक्स्ट्रा कितने पैसे मिले, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर लीजिए। कहाँ गया भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, देखिए इन दोनों का अंतर लीजिए, 21,825 में से 17,925 घटा दीजिए, 21,825 में से 17,925 घटाइएगा, 25 में पहले 25 घटेगा तो लास्ट में डबल जीरो आना ही आना है। फिर यहाँ बच गया 218 में से 179 घटाइए आप डायरेक्ट, तो 218 में से 179 घटाएंगे, 21 इधर कम है 200 से और 18 ज्यादा है, 21 और 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39, यानी कि यह मान हमारा आ रहा होगा 3900। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझने थोड़ा कोशिश करिए, आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, हमने क्या कहा, 25 में से 25 घटाएंगे तो डबल लास्ट डबल जीरो आना ही आना है, 218 में से हमने 179 घटा दिया डायरेक्ट, 218 में से 179 घटाया तो माना जाएगा 39। तो ये 4 वर्ष का हमें मिल जाएगा ब्याज, ये 4 वर्ष का एसआई है। तो हमें जरा बताइएगा 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, तो 1 वर्ष की एसआई की बात करते 4 से भाग पड़ेगा, 4 से भाग देंगे, 4×9 = 36, बचेगा 3 शून्य, 4×7 = 28, बचेगा 2 शून्य, 4×5 हो जाएगा 20, यानी कि 975। 1 वर्ष का हमें कितना ब्याज मिला हुआ है साधारण ब्याज, तो आप बोलेंगे 975 रुपया मिला हुआ है। हमें कुल मिलाकर के क्या चाहिए, हमें ये दिया गया 18,500 रुपए पर, अब उस राशि पे नहीं लेना है, 18,500 रुपए की राशि पर मूलधन पर 4 से ही 2/5 वर्षों में पहले की दर को दुगुना किया जाए, तो पहले का हमें दर निकालना पड़ेगा, कुल मिलाकर के हमें पहले वाला दर चाहिए। अगर दर हमें पता चलेगा तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो दर निकालने के लिए हमें 1 वर्ष का अगर ब्याज पता है तो इसका मूलधन भी पता होना चाहिए। इस पर अगर मूलधन हमें पता चल जाएगा तो ही हम ब्याज दर प्रतिशत निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्याज दर प्रतिशत का मतलब होता है 1 वर्ष में उस राशि पर मिलने वाले ब्याज को ही हम वहां से परसेंटेज में निकालते, बाहर से गुणा सौ करते हैं तो हमारा रेट परसेंटेज आ जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, तो हमें जरा बताइएगा 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिल गया, 975 रुपए।
तो अगर हम आपसे कहते हैं 3 वर्ष का हमें क्या ब्याज मिलेगा, तो आप कहेंगे 3 गुणा हो जाएगा 975। 3 गुणा 975 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक का 2700, और 75 यहाँ होता 225। 75 में 3 का गुणा कराएंगे 225, और 900 में 3 का गुणा कराएंगे 2700। 2700 में 225 जोड़ेंगे तो मान जाएगा 2925। 2925 रुपया 3 वर्ष में हमें क्या मिला होगा, ब्याज। 2925 रुपया हमें मिला होगा ब्याज। अगर 2925 रुपया 3 वर्ष में ब्याज मिला होगा, तो 3 वर्ष के बाद में अमाउंट कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे 17,925। इसमें से 2925 रुपया क्या रहा होगा, इसमें ब्याज रहा होगा। तो मूलधन कितना रहा होगा, इसमें से 2925 रुपया घटा देंगे। ब्याज कितना मूलधन कितना रहा होगा, 17,925 में से यही 2925 हम घटा देंगे, तो हमारा मूलधन रहा होगा 15,000। ये 15,000 मूलधन। अब हम निकालेंगे रेट परसेंटेज। रेट परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 वर्ष में मिलने वाले ब्याज को ही हम निकालते हैं 15,000 पर। यानी कि 15,000 रुपया हमारा मूलधन था, और इस पर कितना रुपए का ब्याज मिला 1 वर्ष में, 975, और बाहर से गुणा हो जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज। तो यहां से आप इसको सिंपलीफाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। 2 शून्य से हमारा ये 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है ना। अब 975 ऊपर आया, 15 से काट दीजिए। 15 से काटेंगे 10 बार में, 15 से ऊपर काटेंगे, 15 छक्का हो जाएगा 90, बचेगा 7 5, 15 पचे हो जाएगा 75। 65 में 10 से भाग देंगे तो हमारा रेट आएगा 6.5%। ये हमारा रेट आ गया। लेकिन रेट हमसे अगर पूछा गया होता तो हमारा आंसर हो जाता 6.5%। लेकिन रेट नहीं पूछा। अक्सर क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में रेट ही पूछता है, या तो रेट पूछता है या तो मूलधन पूछता है ज्यादातर। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को आगे एक स्टेप बनाया है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एक स्टेप और हमने आगे बढ़ाया, जिससे यहां तक आप समझ पाए, इसके आगे भी आप समझ पाए। देखिए अब क्या कहा है, 18,500 रुपए अब हमें निकालना है। उसका एसआई निकाल लीजिए। अब तो एसआई निकाल ही सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत तो है नहीं। रेट भी हमें पता चल गया, मूलधन भी पता चल गया। 18,500 रुपया अब हमारा मूलधन हो गया। अब नया मूलधन हमारा है ये, इस मूलधन पर हमें लगाना इतने समय का, और इसका दुगुना दर से। 6.5 का दुगुना कितना होगा, 13%। 13 बटा हो जाएगा 100, परसेंट में है तो हटा दिया। यहाँ समय कितना है, 5 चौका 20, और 2 हो जाएगा 22 बटा हो जाएगा 5 वर्ष। बस खत्म। यहाँ से मान सिंप्लीफाई करेंगे, डबल शून्य से डबल शून्य कट जाना है। 5 से इसको काटिएगा तो मान जाएगा 37। अब देखिएगा यहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन है, तो हम आपको बता रहे हैं कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। हम क्या करते हैं, एक काम करते, देखिएगा इकाई का अंकिया थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है। तो 2 3 में कम से कम इकाई का अंकिया पहले देखें। 2 से 3 में गुणा कराएंगे 6 इकाई का अंक, और 6 में 7 का गुणा कराएंगे, 6 7 हो जाएगा 42। 42 में इकाई का अंक होता है 2। 42 में इकाई का अंक होता है 2, और एक ही ऑप्शन में हमें इकाई का अंक या 2 मिला था, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहे तो 37 का 13 में, फिर 13 का 22 में जो आएगा मान गुणा कर देंगे, तब भी हमारा 10,582 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। आगे आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए थोड़ा इसमें समय लग रहा है। अब देखेंगे आगे, देखेंगे क्या कहा गया है। यदि यक्स का, यहाँ पर का होना चाहिए था, यक्स का, यक्स यहाँ नहीं रहेगा भाई, यहाँ रहेगा, सॉरी। यदि यक्स का 25% यक्स प्लस 60 के 30% से 40 कम है, तो यक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, बस ये निकालना है। कुछ नहीं करना है, यक्स का आप 25% ले लीजिए। तो यक्स का जब आप 25% लेंगे तो यक्स गुणा 25/100 ही तो बोलेंगे, बराबर हो जाएगा क्या चीज, कह रहा है यक्स प्लस 60 के 30%। यक्स प्लस 60 का हम 30% लेंगे, 30% का मतलब क्या हो जाता है, 3/10 भी लिख सकते हैं। और इस 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। 25% को 25/100 लिखेंगे तो इसको हम काट करके 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3/10 हो जाएगा। ये जो मान आएगा इससे 40 कम है, और ये वाला मान, ठीक है। बस इसी को हमें कैलकुलेट कर देना है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जरा देखिएगा अब इसके आगे हम कैलकुलेशन करने का आपको तरीका दिखा रहे हैं, समझा करिए। तो ये मान हो जाएगा हमारा x/4 बराबर हो जाएगा 3/10 से इसमें गुणा कराइए, तो मान हो जाएगा 3x बटा हो जाएगा 10, और 3/10 के इसमें गुणा कराइएगा तो मान हो जाएगा 6 त्रिका हो जाएगा ये 18, और माइनस हो जाएगा ये 40 के, ठीक है ना। अब 18 में से 40 घटाएंगे तो -22 आएगा, -22 को इधर कर देंगे। 18 में से 40 घटाएंगे तो -22 आएगा, उस -22 को इधर करिएगा, तो इधर जब आएगा तो हो जाएगा 22 बराबर 3x बटा ये 10 था, इसमें से क्या करेंगे हम, x/4 उधर ले जाके घटा देंगे बस।
यहाँ से मान निकाल लीजिए। मान निकलेगा तो कितना जाएगा, 4 से 3 में गुणा करा रहे होंगे 12x, 10 से x में गुणा कराएंगे 10x, 12x में से 10x घटाएंगे 2x, 2x बटा हो जाएगा 10 चौके 40, 2x बटा हो जाएगा 40 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 22 के बराबर। 2 से आप इसको काटेंगे तो 11, x की वैल्यू आ गया 11 चौके 44, यानी कि 440 हमारा आ गया x का मान। अगर x की वैल्यू ये आ चुका है तो हमें जरा मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कहा गया है x माइनस 40 का 35%। इसमें से 40 घटाइए, इसमें से 40 घटाइए, उसका 35% लीजिए। तो इसमें से 40 घटाएंगे अगर तो हो जाएगा 400। इसका 30% निकालना, 30% का मतलब 35% निकालना, 35 बटा हो जाएगा ये 100 के। डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, यानी कि ये मान हमारा आ रहा होगा 140। कह रहा ये जो 140 आया है 120 से कितना प्रतिशत अधिक है? ये जो 140 आया है इस 120 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो प्रतिशत में ही मान निकाला तो इसको हम रेशियो बना देते हैं। तो प्रतिशत में ही मान निकाला, इसको रेशियो बदल दीजिए। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6। अगर 6 से 7 हो गया तो 1 बढ़ गया। कहां से बढ़ा है? 6 से बाहर से गुणा हो जाएगा 100 और लगा देंगे प्रतिशत। इतने प्रतिशत की अधिकता हो जाएगी तो 1/6, 1/6 जो हमारा आया है इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 16 सही 2/3%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना? देखिए कैलकुलेशन में हमने आपको पूरा दिखाया है कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन किया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? कह रहा है x और y की तीसरे समानुपाती तथा x, y और z के चौथे समानुपाती का अनुपात दिया है 7:22 है। तो z अनुपाते y का अनुपात है क्या है आपको बताना है यही। ठीक है ना? कुछ नहीं करना है। देखिएगा हम आपको 3 चीजें बता रहे हैं। एक होता देखिएगा मध्यानुपात, फार्मूला आप लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिएगा। अगर दो संख्याएं हमारे सामने दी गई हैं a और b तो मध्यानुपात। एक होता है तृतीयानुपात या तृतीय अनुपात बोलते हैं, एक होता चतुर्थानुपात। लेकिन चतुर्थानुपात जब निकाला जाता है तो इसके लिए 3 मान हमें चाहिए, ए बी और सी, इसके लिए 3 मान चाहिए। तीनों का हम फार्मूला आपको दिखा दे रहे हैं। मध्यानुपात का फार्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। तृतीयानुपात का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए। और चतुर्थानुपात का फार्मूला होता है ए बी सी में जब लगाया जाता है तो बी सी बटा हो जाता है ए। ठीक है ना? चतुर्थानुपात हमेशा 3 संख्याओं के बीच में लगाया जाता है। तृतीयानुपात 2 संख्याओं के बीच में लगाया जाता है, ए और बी। मध्यानुपात भी 2 संख्याओं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनका जो क्रम है, पहले ए आ रहा फिर बी आ रहा तब सी आ रहा, तब इसी क्रम में रखना है। उल्टा इधर उधर रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमसे क्या कहा गया है? x और y का हमसे कहा गया तृतीय अनुपात। तीसरे समानुपात का मतलब हो जाएगा तृतीय अनुपात, यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो a की जगह पे हो जाएगा x, b की जगह पे हो जाएगा y। तो यहां रखेंगे y का स्क्वायर बटा हो जाएगा x, y का स्क्वायर बटा हो जाएगा x। ये हो गया तृतीय अनुपात। चतुर्थानुपात क्या दिया गया है? चौथे समानुपात क्या दिया गया है? तो कह रहा है एक्स वाई जेड दिए गए हैं। अगर एक्स वाई जेड दिया गया है तो ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पे वाई और सी की जगह पे हो जाएगा जेड। इसमें रख देंगे बी सी बटा हो जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा वाई इंटू जेड बटा एक्स। यहाँ हो जाएगा वाई इंटू जेड बटा हो जाएगा एक्स। ये हो जाएगा चतुर्थानुपात। और इन दोनों का अनुपात जो दिया गया वह है आपको दिया गया 7:22 का। बस कुछ नहीं करना, बस केवल सिंप्लीफाई आपको करने आना चाहिए। इसका आगे कुछ नहीं है। देखिए y से एक y कट जाएगा, x से x कट गया, ऊपर बचा क्या? y। नीचे क्या बटा बचा? z। इसका रेशियो क्या आया? 7/22। लेकिन हमसे क्या पूछा उसने? z अनुपाते y पूछा है, नहीं कि उल्टा इसका पूछा है। तो z अनुपाते y का जब आप मान निकालेंगे तो 22:7 नहीं हो जाएगा? तो हमारा आंसर आएगा 22:7 आएगा, ना कि 7:22। ठीक है? आ गया ये नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है? कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 9/4 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये चक्रवृद्धि ब्याज पर है, लेकिन ये साधारण ब्याज पर क्वेश्चन नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज पर क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान देंगे, लिखा नहीं क्वेश्चन में, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप ये मान चलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पर है, साधारण ब्याज पर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। ऐसा लाने में फिर आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिएगा कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। 10 वर्ष में स्वयं की 9/4 गुनी हो जाए, कोई धनराशि है 10 वर्ष में स्वयं की, चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ लिख देंगे तो सीआई पर ध्यान रखेंगे, सीआई पर है। कोई धनराशि सीआई पर 10 वर्ष में स्वयं की 9/4 गुनी हो जाती है 10 वर्ष में।
तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं हमेशा, 10 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर 10 वर्ष के मल्टीप्लाइंग फैक्टर की हम बात करते हैं तो मान हो जाएगा 9/4। जरा हमें बताइएगा 5 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अगर इधर आधा होता है, इधर कड़ी लगता है, इधर अगर 1/3 होगा, इधर हम तृतीया तृतीय की घात लगाते हैं, यानी कि तृतीया मूल निकालते हैं उसका। समझ में आया, यानी कि घनमूल निकालेंगे। अगर 4 रहेगा, 4 बार भाग पड़ेगा, तो चतुर्था मूल निकालेंगे, उधर चतुर्मूल निकालेंगे। समझ में आया। तो यहाँ फिलहाल आधा हुआ है, अगर आधा हुआ है तो इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। और यह मान हमारा क्या आएगा, 3/2। यानी कि 5 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/2। अब हमें 5 से हमें फिर से वापस 15 वर्ष पर जाना है। तो 15 वर्ष का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। अगर देखिएगा यहाँ पर तो देखिए भाग पड़ा 2 का, अगर 2 का भाग पड़ा तो हमने दूसरा मूल निकाल लिया, वर्गमूल। अगर यहाँ पर हमने 3 से गुणा किया है, इधर हम 3 की घात लगाते, बस यही ध्यान देना होता है। 3 की घात लगाएंगे तो हो जाएगा 27 बटा हो जाएगा, 2 पर घात लगाएंगे तो मान हो जाएगा 8। तो 27/8 गुना होगा, ये 15 वर्ष में राशि हो जाएगी। तो 27/8 गुना बनना है, वह जो भी राशि रही होगी वह 27/8 गुना हो जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया गया है। कह रहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1,400 रुपए में बेची जाती है। तो यक्स का मान कितना है। यक्स का मान कितना हो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें जरा बताइएगा, अगर हम 2,000 रुपए पर 20% की छूट देंगे, 2,000 रुपए का 10% कितना होगा। 2,000 रुपए में अगर हम 10% की बात करते हैं तो हो जाएगा, एक शून्य लास्ट में हटा देंगे, यानी कि 200 रुपया। 2,000 रुपए पर 10% हम निकालेंगे, 200 रुपया आएगा। और जब हम 20% निकालते हैं तो हमारा मान जाएगा 200 दूना 400 कम होगा। पहले समझिए, ये 2,000 रुपया था, इस पर हमने 20% की क्या कर दिया, छूट दिया। तो अब राशि हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर राशि हमारी हो जाएगी 1,600। बात समझ में आया। अब 1,600 अगर ये राशि हो गया है, कह रहा है लेकिन x% का एक और छूट दिया जाएगा। इस पर फिर से आपको x% की छूट दिया गया, इसको x तो बाद में देखेंगे। लास्ट में कितना हो जाता है, 1,400 रुपया हो जाता है। 1,400 में बिक जाता है ये। अगर ये 1,400 में बिक रहा होगा तो आपको यही से देखना है, अरे 1,600 रुपए से राशि अगर 1,400 हो जाएगी तो कितने परसेंट का छूट हुआ, ये तो पूछा गया है। यानी कि इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, कुछ नहीं करना। ये हो जाएगा 8, 8 से 7 हो जाएगा। अगर 8 से 7 हुआ, एक घटा, कहाँ से घटा, 8 से। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होता है 62.5%, 12.5%। और वही आपका हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा x% की वैल्यू। तो आप मान लीजिए, निकाल लीजिएगा, यहाँ से मान निकालेंगे तो मान जाएगा 12.5% आंसर। 62 नहीं, 12.5%। 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 11 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। अगला देखेंगे, नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 44 आम, 121 केले और 66 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का ही फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, पंक्तियों की अगर न्यूनतम संख्या में निकालना है, अगर पंक्तियों की संख्या न्यूनतम होगी तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पौधों को हमें लगाना पड़ेगा। समझिए इस चीज को। अगर कह रहा है 44 आम के हैं, अगर 44 आम के हैं तो एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा हमें रखना है। जितना ज्यादा होंगे उतने पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। कम लगाएंगे पेड़, कम लगाएंगे अगर पेड़, तो पंक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो यानी कि हमें मिला करके कुल ऐसा कुछ ऐसा चाहिए जो सबसे ज्यादा एक पंक्ति में हम बैठा दें। जब जितने ज्यादा बैठेंगे उतने पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा मान लेना है। इसका मतलब 44, 121 और 66, इन तीनों का हमें क्या ले लेना है, डायरेक्ट इन तीनों का ले लेना हमें एचसीएफ। और एचसीएफ हमारा कितना आएगा, 11। यानी कि सबसे बड़ी वो संख्या जो इन तीनों को काटती है, वह संख्या कौन सी है, 11। एचसीएफ का डिफिनीशन होता है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी पूरी क्या करती हो, विभाजित कर देती हो। तो 44, 121 और 66 का जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा 11। अब आप कहेंगे कैसे आपने निकाल दिया, तो हमने भाई ऐसे समझ लिया, सबसे बड़ी की संख्या जो सबसे छोटी है ना उसी को पकड़ लीजिए। क्या 44 से तीनों कटता है, नहीं। 44 का आधा करिएगा,
आधा से भी तीनों नहीं कट पाएगा, ये तो नहीं कट पाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 44 का आधा करेंगे 22 आएगा। 22 से कटेगा लेकिन 121 नहीं कटेगा, तो 44 का 1/3 तो कर नहीं पाएंगे। 1/4 कर देते हैं। 1/4 करेंगे अगर 44 का तो माना आएगा 11। 11 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसलिए 11 हमारा एचसीएफ हो गया। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर 11 हमारा एचसीएफ आ गया है तो एचसीएफ तो हमारा 11 आ चुका है। हमें तो पंक्तियों की संख्या निकालनी है, n का मान। तो 44 में हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। 121 में भी हम 11 का भाग देंगे, और इसके साथ में 66 में भी हम 11 का भाग देंगे। तो यहाँ माना जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 11, और यहाँ पर जाएगा आपका 6 में भाग देंगे तो माना जाएगा 6। 11 6 हो जाएगा 17 में 4 जोड़ देंगे तो 21 पंक्तियां कम से कम बनाई जा सकती हैं। तो 21 पंक्तियां कम से कम होंगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, और गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। कहा गया है आपसे, दो ट्रेनें समान लंबाई की एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा और 71 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 1 मिनट 30 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई तो आप बाद में निकालेंगे, देखेंगे। पहले पहले तो जरा समझिएगा। एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को पार करेगी, मान लिया जाए ये ट्रेन जा रही है, ठीक है ना। इस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ यहाँ पर। तो जिस ट्रेन में आदमी बैठा, एक ट्रेन और इसके पीछे आ रही है। ये जो ट्रेन जा रही है जिसमें आदमी बैठा वो 71 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पीछे से ट्रेन आ रही है उसकी चाल दिया गया है 101 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है इसकी चाल। ये ट्रेन आती है, इस आदमी को पार करती है। अगर इस आदमी को वो पार करती है, ये आदमी यहां बैठा है, अगर इस आदमी को वो पार करती है, अगर इस आदमी को वो पार करती है, तो ट्रेन अपनी एक खुद की लंबाई के बराबर तय करेगी ना। तो ट्रेन की केवल एक ही ट्रेन को पार करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन की लंबाइयों को पार नहीं करना पड़ेगा। इस बात में, इस चीज में यही लॉजिक है कि ट्रेन केवल एक ही है। एक ही ट्रेन आदमी को जब पार करेगा तो आदमी की लंबाई तो नगण्य होगी ना, आदमी को पार करना, ट्रेन को नहीं पार करना भाई। ट्रेन को अगर पार करना होता तो दोनों की लंबाइयां हमें जोड़नी पड़ती, जबकि दोनों की लंबाइयां क्या हैं, आपस में बराबर हैं। ये भी यल है, ये भी यल है। तो इस वाले यल से कोई मतलब नहीं इसकी लंबाई से ना, हमें केवल इसकी लंबाई चाहिए, तो लंबाई निकल जाएगा। लंबाई इसकी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल निकालेंगे, अगर एक दिशा में जा रहे होंगे, अगर ये दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, तो यहां से सापेक्ष चाल लेंगे ना। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, जब दो ट्रेनें एक दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल निकालते चालें घटा दी जाती हैं। एक दिशा में जब जाएंगे तो चालें क्या होती हैं, घटा दी जाती हैं। तो 101 में से 71 घटाएंगे तो चाल हमारी बनेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि हमें तो सही है मान मिनट मिनट में, घंटे में पूछा गया है, सेकंड में दिखा दिखा दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे, 5 बटा हो जाएगा 18 से गुणा। 30 गुणा हो जाएगा 5/18। ये आ गया उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन इस चाल से मीटर प्रति सेकंड में कितने सेकंड, कितने समय तक चला है, 1 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड में सेकंड कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 90 सेकंड। इसमें 90 सेकंड होते हैं, ये 90 सेकंड हो गया। तो 90 सेकंड से हम गुणा कर देंगे ना, तो 18 से काट रहे होंगे 5 बार, 5 × 5 = 25, तियां हो जाएगा 75। यानी कि 750 मीटर ट्रेन की लंबाई रही होगी। पहली भी ट्रेन 750 मीटर की, दूसरी भी ट्रेन 750 मीटर की, तो आंसर आएगा 750 मीटर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, आंसर 375 पे टिक कर देंगे, वहां वो लोग 2L ले लेंगे। 2L हम भाई तब लेंगे जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे, 14 नंबर। कह रहा मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा है। जरा आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखिए, चेक करिए कितना आंसर आ रहा है इसका, फिर हम बता रहे हैं। आंसर बताइए आप लोग। सबसे पहले तो आपके सामने आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन ही देखिएगा, थोड़ा नए टाइप का है। मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्णों का योग 15 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण क्रमशः क्या है। एक चीज हम आपको और बता दें, ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन
सेम इसी टाइप का क्या क्वेश्चन हमको लगता है, शायद यही क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन आपका आया हुआ अभी जो आपका हुआ था ना, आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। आरपीएफ एसआई का जो हुआ था पेपर ना, उसमें आया हुआ था, अभी जस्ट हुआ था 2024 में जो पेपर हुआ है दिसंबर में, उसी में आया है। ठीक है ना। और ये हमारा आया हुआ था 3 तारीख वाले में, शायद है 3 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में रहा होगा नियर अबाउट। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, 3 तारीख या 2 तारीख में रहा होगा, देखेंगे। वहीं सबने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। क्या कह रहा क्वेश्चन, मेरा छोटा भाई पतंग उड़ा रहा है जिसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्णों का योग 15 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण क्रम से क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पतंग होता कैसा है। पतंग जो आपका होता है ना, वह कुछ आपका इस शेप का होता है। ये तो हमने यहाँ देखिएगा, हमें बनाना ही पड़ेगा। हमको लग रहा है हो सकता है निकल जाता, लेकिन निकल नहीं पाएगा। शेप इसका ऐसे होता है, पतंग है ये पतंग है, ऐसे होता है कुछ। ठीक है ना, ये होता है पतंग। इसमें ये जो भुजा होती है इस भुजा के बराबर होती है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। पतंग में, पतंग में जो हमारा होता है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है। इस भुजा को अगर हम ए कहते हैं तो ये भी ए होगा, अगर ये वाला बी होगा तो ये भी बी होगा। और एक होता है इसका, ये होता है विकर्ण। ठीक है, और ये भी होता है हमारा विकर्ण। ये पहला विकर्ण हो गया, और ये हो गया दूसरा विकर्ण। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये D1 थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम फिगर एकदम बिल्कुल आपको सही सही नहीं बना पाएंगे, पर आप पाएंगे थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा उड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। ये D1 हो जाएगा, तो ये वाला विकर्ण को हम लोग D2 बोलते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री पे कोण पर एक काटते हैं एक दूसरे को, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब हमें इसका परिमाप निकालना है, डायरेक्ट याद करके रखेंगे, इसका परिमाप हमें अगर निकालना है तो परिमाप की वैल्यू आता क्या है, परिमाप की वैल्यू आता है 2, और कोष्टक में हो जाता ना ए प्लस हो जाता है बी। 2 बार ए है 2 बार बी है, इसलिए 2 बार ए है 2 बार बी है, तो 2 बाहर ले लिया, कोष्टक के अंदर जाता है ए प्लस बी। इसका एक होता है क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1/2 गुणे D1 गुणे होता है D2। जो आपका समचतुर्भुज का फार्मूला होता है वही फार्मूला यहां पर चलता है। ठीक है ना, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। अब अभी तक तो हमने बताया पतंग के बारे में। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, जिसका क्षेत्रफल दिया गया 28 सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर दिया गया तो 1/2 गुणे D1 गुणे D2 का मान दिया है 28। तो ये 28 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/2 गुणे और D1 गुणे हो जाएगा D2। दो से इधर गुणा कराएंगे तो D1 और D2 का जो मान आएगा 28 दुना हो जाएगा 56। क्लियर हुआ। और क्या कहा गया है, तथा इसके विकर्णों का योग, तथा इसके विकर्णों का योग दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर आप इतना ही देख करके समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा है सही, 8 गुणा 7, 8 7 56 दोनों विकर्ण हो जाएंगे, 8 गुणा 7 है ना। 8 गुणा 7 यहाँ करेंगे, 8 गुणा 7 तो हो जाएगा 56, और वही 8 और 7 होगा जी, क्योंकि दोनों का योग हो जाएगा 15। ठीक है ना। अब ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ से देख करके ही आंसर ये हो गया। अगर इतना भी नहीं समझ पाते हैं तो आपको एक लाइन और लिखिए, D1 प्लस D2 इन दोनों का योग दिया गया है 15। अब इन दोनों को मिला करके इन दोनों समीकरण को सोल्व कर लीजिए, और D1 और D2 का मान निकाल लीजिए अलजेब्रा से। आप निकाल सकते हैं, इसके आगे आप कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बेटर ये है, ये डाटा देख करके आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 8 और 7 होगा, 8 7 56, क्योंकि और कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया। अच्छा जरा बताइएगा, जब ये आपका एक बेलन है, बेलन ही है ना, हाँ जी बेलन है, ये बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका एरिया दिया गया है, यानी कि अगर इसकी त्रिज्या r है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 144 पाई। तो हमें जरा बताइएगा, पाई से तो हमारा पाई कट जाएगा, आर का मान हमारा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 12 आ जाएगा। इसकी ऊंचाई आपको दिया गया है 16, कह रहा इसे पिघलाया गया है। अगर इसे पिघला करके हम एक गोला बना रहे हैं, इसे पिघला करके अगर हमने एक गोला बनाया तो गोले की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर ले लिया, गोले की त्रिज्या को हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया। तो दोनों का आयतन बराबर करना पड़ेगा अगर पिघलाया गया है तो। अगर ये पिघलाया जा रहा है, दोनों का आयतन हमें बराबर करना पड़ेगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा पाई
आर का स्क्वायर इंटू एच होता है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आर का क्यूब, हमने दोनों जगह आर अलग अलग लिया है, एक ही आर मत रख दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट, आर का स्क्वायर इंटू एच, तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुणा हो जाएगा ये 12, और गुणा हो जाएगा एच का मान भर देंगे तो हो जाएगा 16, बराबर 4 बटे हो जाएगा 3, और गुणा हो जाएगा ये आर का क्यूब। 4 से इसको आप काट रहे होंगे तो यहाँ से काटेंगे तो मान हो जाएगा 4, 4 तियाएं 12, तो 12 गुणे 12 और गुणा हो जाएगा 12, तो आर का जो मान हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 12। यहाँ से भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12। अगर इसकी त्रिज्या 12 आ गई है तो उस गोले का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। और ये देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, गोला है, इसमें देखेंगे इसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला जाए या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, दोनों चीजें एक ही होती हैं। यानी कि अगर हम चाहें तो एलएस से टीएस से बोलें, चाहे तो टीएस से बोलें, या हम सीएस से बोलें। सीएस से को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, या उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, या इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, ये सारी बातें एक ही होती हैं। और इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके आयतन की हम अगर बात करते हैं, आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो। हमसे ये पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सीएस से बात कर रहे हैं, तो मान हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोलिए, या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए, या उसका हम बोल सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सब बराबर है। तो वह मान हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा सीएस से हम लिख रहे हैं फिलहाल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, इसको बोलते हैं फिलहाल लिटरल सरफेस एरिया, कोई बात नहीं है, इससे ही समझ सकते हैं उसको। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा, और पाई में ही मान दिया है, पाई में ही मान दिया देखिए, तो 4 पाई हो जाएगा, आर का स्क्वायर करेंगे यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 बरहिया में 144, 144 में 4 का गुणा कराएंगे, तो 144 में 4 का गुणा कराएंगे तो 500, आपका आ जाएगा 76 पाई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, जो किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है ना, आप लोग लाइक करते रहिए भाई, हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग जरा बताएंगे इसको, 2 पर घाते 96 को 33 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, कितना होगा शेषफल, बता सकते हैं क्या, आंसर दीजिए। वीडियो को रोक करके और उसके बाद में आप लोग आंसर दे करके कमेंट में आंसर भर डालिए भाई, हम देख रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं, 2 पर घाते 96 को 33 से भाग देना है। तो 2 पर घाते जो 96 लिखा गया है, इसको बिल्कुल इस 33 की शक्ल में दिखाना है। कैसे हो सकता है जरा बताइए। 2 पर घाते अगर हम एक करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 पर घाते 2 करेंगे 4 होगा, 2 पर घाते 3 करेंगे 8 होगा, 2 पर घाते 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 पर घाते 5 अगर कर देते हैं तो 32 हो जाएगा, जो 33 के बिल्कुल पास में है। तो ऐसे जगह पे हमको लेकर के जाना होता है जो उसके बिल्कुल पास में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर 5 घात अंदर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 33 से हमें भाग देना है, अगली लाइन में क्या आएगा, 2 पर घाते 5 अंदर कर दीजिए, और 96 घात तक अगर हमें जाना है तो 19 घात ऊपर लगाना पड़ेगा। 19 × 5 = 95 घात खत्म हो गया, 96 हमें चाहिए, इसका मतलब 1 2 बच गया, 2 पर घाते 1 इंटू में हो जाएगा बाहर से। ठीक है ना, इसमें भाग किसका देना है, तो आप बोलेंगे इसमें भाग देना हमें 33 का। क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे आगे नेक्स्ट, तो ये 2 पर घाते 5 का मान हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32 पर घाते 19, गुणा हो जाएगा, अभी बन गया 2, भाग किसका देना है 33 का। 33 से अगर 32 में भाग देंगे तो कैसे दिखता है, तो आपको 32 को ऐसे लिख सकते हैं, 32 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 33 - 1। अगर इस पर घात हमने 19 का लगाया तो इस पर भी घाते 19 का हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब जब इसमें आप 33 से भाग दे रहे होंगे तो ये 33 से 33 वाला कटता है, शेषफल कितना बचता है -1। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या बचेगा, माइनस के हो जाएगा 1, और इस पर घात लगा देंगे 19 का, और गुणे हो जाएगा 2 का। क्लियर हुआ। और माइनस है 1, -1 पर अगर विषम की घात होती है तो हमेशा मान क्या आता है, उसका मान नेगेटिव होता है। तो शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 और गुणा हो जाएगा 2, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, -2। लेकिन ऑप्शन में जब हमने देखा तो -2 कहीं पर भी दिख नहीं रहा। भाई -2 देख करके कहीं ऐसा ना हो इसको टिक कर दीजिए, अरे नहीं भाई, ये गलत है, ये आंसर आपका नहीं है। अब सुनिएगा, अगर -2 हमारा शेषफल बच रहा है तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे थे उसको ले जा करके इसमें जोड़ दीजिए, -2 में 33 को आप जोड़ दीजिए,
33 को जब आप जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 31, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है ना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में 16वां नंबर, एक कॉलोनी में बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात क्रमशः दिया 6 4 3 का है, और कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं, कम से कम 200 सदस्य, यानी कि दो, कम से कम बोला गया ना, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकते हैं, क्या पता हमें, कुछ भी हो मान लें हम, 200 से कम नहीं है बस, ये हमें इतना केवल कहा गया है। अगर 200 है कम से कम, तो 200 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो पहले तो देखिएगा इन तीनों का योग कितना आएगा, 6 4 10, 3 हो जाएगा 13, तीनों की अनुपात का योग आएगा 13। लेकिन हमसे ये भी बोला गया है कि 200 कम से कम है, उससे ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमसे लास्ट में ये पूछा है कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम पूछा है। हमें जरा बताइएगा, 200 से हमें ऊपर भी लेना है और बच्चों की संख्या न्यूनतम भी लेनी है। 200 से जस्ट पास जो आएगा, जो 13 से कटने वाला होगा, उतने ही तो लोग रहे होंगे ना वहां कॉलोनी में। फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा, 200 हमें कम से कम लेने हैं टोटल, 200 से कम हम नहीं कर सकते, 200 से ऊपर ही जाना है। तो 200 से ऊपर आप कहेंगे बहुत सारे मान हैं, किस मान को हम ले। तो अब आपसे ये पूछा गया, एक लाइन और बोला गया, ये जो न्यूनतम बोल रखा ना, बच्चों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, बच्चों की संख्या कम से कम कब आएगी, जब पूरी कॉलोनी की संख्या कम से कम हो, पूरी कॉलोनी की संख्या कम से कम हो। और पूरी कॉलोनी की संख्या कम से कम हम 200 से नीचे ला भी नहीं सकते, तो 200 से जस्ट बाद वाला जो आएगा, जो 13 से कटने वाला होगा, वही हम लेकर के आएंगे। तो 13 से हम लोग काट रहे होंगे, 13 से अगर हम 13 दहाई में 130, 13 से 15 में गुणा कराएंगे 195, 15 बार में तो हो गया, लेकिन 16 बार गुणा करिए, 13 16 में हो जाएगा 208। तो हम इस 200 सदस्य को ना लेकर के ना, 200 की जगह पे हम लोग लेंगे कितना, 208। बात समझ में आया, क्यों 208 लिया जाएगा, ध्यान सुना करिए, क्योंकि बच्चों की संख्या न्यूनतम लेनी है, और 200 कम से कम सदस्य होने चाहिए टोटल, 200 से ज्यादा ही होंगे। अगर 200 से ज्यादा ही होंगे और बच्चों की संख्या कम से कम लेनी है, तो इसका मतलब संख्या भी कम से कम होनी चाहिए, और 200 से नीचे ला नहीं सकते हैं, इसलिए 200 से ऊपर वाला संख्या में लेना पड़ेगा 208। अब 13 की वैल्यू हो जाएगा 208, तो 1 की वैल्यू आ जाएगा 16। हमें बच्चों की संख्या लेनी, बच्चों, महिलाओं और पुरुषों, बच्चों का अनुपात तो 6 हो गया ना, 6 रेशियो का मान निकाल लीजिए, आंसर आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 16, तो 6 रेशियो की वैल्यू हो जाएगा 96। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा है डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। यदि घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन में बनाए जाते हैं, तो घनों की संख्या पूछा, यन का मान पूछा, कितने घन ऐसे बनाए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना ना, एक काम करिएगा, जो बेलन का आयतन होगा उसमें, नहीं, घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दीजिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, सब सेंटीमीटर में है, लिख दिया, बटे हो जाएगा घन का आयतन, घन की भुजा क्या दिया गया, 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, या 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं, बात तो बराबर है। यहाँ से काट दीजिए बस, सिंप्लीफाई करिएगा, आंसर आ गया। 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 7 छक्का 42 से 4 में गुणा कराइएगा, 42 चौके होता है 168, और हमारा क्वेश्चन का यही हो जाएगा आंसर। इस ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा किसी हौज को एक पाइप ए, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस क्वेश्चन को लगाइए आप, तो 1 मिनट का समय है। लगा कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। नहीं आया ना, देखिए समझिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए हम बता रहे हैं आपको, ए का मान दिया गया 24 मिनट में, ये भरता है, एक हौज है उसमें 2 पाइप लगाए गए, ए और बी, ए भरने वाला है और जबकि बी निकासी वाला है। इसका मतलब बी जब भी चलेगा वो खाली ही करे, ये जब भी चलेगा तो पानी भरेगा ही।
ठीक है ना। अब क्या कहा गया है, ए भरने वाला है और 24 मिनट में भर सकता है, जबकि एक निकासी पाइप बी लगा हुआ है जो पानी बाहर निकालता है। पानी ये बाहर निकालता है। अगर ये पानी बाहर निकालता है और कह रहा है जब ए के साथ बी को भी चलाते हैं, जब ए के साथ में बी को भी चलाते हैं तो भरी टंकी, यहां ध्यान दीजिएगा, भरी टंकी, भरी भरी टंकी 16 मिनट में क्या हो जाती, खाली, खाली हो रही है, भरी नहीं जा रही लास्ट में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जरा जरा ध्यान देंगे, ए और बी की अगर बात करते हैं तो ये दोनों मिल करके 16 मिनट लगाते हैं। पहले तो इन दोनों का एलसीएम बताइएगा, आ जाएगा 48। 24 मिनट में ये भर सकता है ए वाला, तो 24 से काटेंगे तो मान जाएगा 2 बार में, 16 से काटेंगे तो मान जाएगा 3 बार में। ए है क्या चीज, वो भरता है, ए है भरता है। और जो ए और बी जब दोनों एक साथ में चलते हैं, जब दोनों एक साथ में चलते हैं तो 16 मिनट में टंकी को खाली कर रहे हैं भाई। अगर खाली करेंगे तो यहां लगाएंगे माइनस, यही गलती मत करिएगा, और यही सारे बच्चे गलती करते हैं। यहां लगेगा -3, ये हो जाएगा -3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो ए का मान आ गया +2, +2 हो गया। जरा बताएगा बी का मान ऐसा क्या रखा जाए कि +2 में क्या चीज जोड़ा जाए कि -3 आ जाए, तो आप बोलेंगे -5। सोचा करिए, हर चीज को सोचा करिए। अगर ये 2 प्लस में होगा, ये 5 माइनस में होगा, तभी दोनों को मिला करके -3 बनेगा, -3 बनना चाहिए। समझ में आया। तो बी का मान रहा होगा -5। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे, जानते हैं क्या गलती करेंगे, ए का मान कहेंगे 2 है और बी का मान कहेंगे 1 है, और 48 में 1 का भाग देंगे, और बहुत सारे बच्चे जोश जोश में टिक करके आएंगे 48, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमें मान निकालना बी का। अब बी का मान निकालेंगे तो 48 भाग क्या करना था, टोटल भरी गई है, उसे खाली करना, कितने समय में खाली करेगा। माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है वो केवल खाली को इंडिकेशन करता है, केवल वो खाली कर रहा है और कोई इसका रीजन नहीं है। तो माइनस हम चाहे लेके चले चाहे बिना लेके चले, इतने समय में क्या करेगा, टंकी खाली करेगा। तो 48/5 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली कर देगा वो। समझ में आया, बी वाला। अब आगे सुनेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। 25% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 40% का लाभ अर्जित करता है। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे एक इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, सीपी या एमपी का डायरेक्ट एक फार्मूला है, डायरेक्ट उसको रटिए। सीपी बटा एमपी का फार्मूला क्या होता है, 100 माइनस डी, और बट्टा हो जाता है 100 प्लस पी। सीपी वाला छोटा होता है एमपी से, एमपी से छोटा सीपी होता है। अगर सीपी एमपी से छोटा होता है, इसलिए ऊपर वैल्यू छोटी आनी चाहिए, नीचे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। और प्रॉफिट में हमेशा जोड़ा जाता है, डिस्काउंट में हमेशा घटाया जाता है, इसलिए डिस्काउंट जब भी जहां डी लिखेंगे उसके पहले माइनस। प्रॉफिट का मतलब होता है उस पर लाभ लिया जाता है तो बढ़ता है, इसी वैल्यू, इसलिए यहां मान हो जाएगा प्लस। और 100 में से जब डी घटेगा तो वैल्यू छोटा हो जाएगा, 100 में पी जोड़ेंगे तो वैल्यू बड़ी होगी, इसलिए नीचे वाला मान बड़ा होगा, ऊपर वाला मान छोटा होगा। यही चीज हमने बोला है, सीपी से एमपी बड़ा होता, अगर बड़ा होगा तो नीचे वाली बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, ऊपर वाली छोटी होनी चाहिए। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें सीपी और एमपी के रेशियो में, उल्टा बोल देते हैं, सीपी बटा एमपी बराबर कर देते हैं, कह देते हैं, वो गलती से कह देते हैं कि 100 प्लस पी बटा 100 माइनस टी, जो बिल्कुल गलत है। आप ऐसे भी रट सकते हैं फार्मूले को, कि सीपी बटा एमपी अगर निकालना है तो सीपी के साथ में हमेशा उल्टा वाला लेके आइए, डिस्काउंट वाला, और एमपी के साथ में हमेशा प्रॉफिट वाला लेके आइए, उल्टा लेके आइए बस। यहां से रेशियो निकाल देंगे, तो सीपी बटा हमारा एमपी का रेशियो क्या बनेगा, 100 मानेंगे, तो 100 में से डिस्काउंट घटेगा, कह रहा 25% की छूट दिया है। अगर वो 25% की छूट दिया है तो 25% की छूट देंगे तो 100 में से 25 घट जाएगा तो हो जाएगा मान 75। कह रहा तब भी वो एक दुकानदार 40% का लाभ अर्जित करता है। 40% का अगर लाभ अर्जित करेगा तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 140। इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा, तो 5 से काटेंगे, जब 5 से काट रहे होंगे तो ये मान हो जाएगा 15, 5 से काटेंगे तो मान हो जाएगा 28। समझ में आया कि नहीं है। अगर 15 रुपया हमारा सीपी है तो 28 रुपया हमारा क्या हो गया, एमपी हो गया। अब क्या कह रहा है, तो उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अरे भाई ध्यान दीजिए इस चीज को, कैसे लगेगा क्वेश्चन इसके आगे लगाने के लिए, 15 से 28 हो गया, कितना अधिक अंकित किया गया है, 13 अधिक अंकित किया। कहां से अंकित किया है, अरे 15 से बढ़ाया है, और परसेंटेज में निकालेंगे, बाहर से गुणा कर देंगे, 100 का परसेंटेज आ गया। 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो मान जाएगा 20, 5 से काटेंगे तो मान जाएगा 3, 20 से 13 में गुणा कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगा 260, 260 में 3 का भाग देंगे, 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 8 से वैल्यू स्टार्ट होगा, 3 अठे 24, 8 से वैल्यू स्टार्ट होगा,
24 जाएगा, बचेगा 2 शून्य, 3 छक्का 18, 86 समथिंग आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, 86.67% हमारा हो जाएगा आंसर। और ये हो गए आपके टोटल 20 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, और आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, अपने फ्रेंडों को भी जोड़िएगा, सबको बताइएगा, कि कह दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हाँ सेशन चल रहा है, इसको ध्यान दें, थोड़ा सा देख लें और देख करके जाइएगा, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं क्वेश्चनों को हमने देख करके उसी से हमने रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन को हमने अपनी तरफ से खुद बनाया है। ठीक है, सीधे सीधे एग्जैक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन है बस केवल, जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ, वही क्वेश्चन हमने उठा करके दे दिया है। तो बाकी सारे क्वेश्चन हमारे खुद के बनाए हुए हैं, उसी से देख करके। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग देखिएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद। और हाँ, जितने लोगों का भी, मान लीजिए कोई अगर शेयर शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को जरूर करवा दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो जरूर उसमें डाल दीजिएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा हुआ है। ठीक है ना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।